तो आज के सेशन में हम लोग लाइफ प्रोसेस को रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? तो समरी नोट्स इसके बनाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे अपना अपना नोटबुक ओपन कर लो। जिन बच्चों के पास ये वाली मटेरियल है उसको ओपन कर लीजिए। कुछ कुछ चीजें ऐड करते रहेंगे और ट्राई करेंगे कि सारा का सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाए। ठीक है, प्रिसाइज रखेंगे। ठीक है, कॉन्साइज भी करेंगे उसको, बट ट्राई करेंगे कि कम से कम वर्ड्स में सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है। ठीक है, हमारा न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए तो दो तरीके से ये न्यूट्रिशन अचीव हो सकता है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन करेगा? तो ग्रीन प्लांट्स। समरी नोट्स है, इसीलिए बहुत ज्यादा एलोबरेशन सिर्फ और सिर्फ बातों में होगी। नोट्स हमारा कंक्रीट होगा। लिमिटेड वर्ड्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्वे करने का ट्राई करने वाले हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चरल कह सकते हैं कि समरी नोट है, बट हाँ माइंड मैप है या समरी नोट कह लो, जो भी कह लो। इसमें आप भी कुछ ना कुछ ऐड करना, इसको एज इट इज मत छोड़ देना, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, और परफेक्शन हर एक बच्चे का अपने अपने लेवल पे इसको ठीक करना है। ठीक है, तो आपका समरी नोट्स ये स्ट्रक्चर सब में होगा, लेकिन आपका समरी नोट्स इसके समरी नोट से अलग होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जो आप भूल नहीं सकते, जो लगता है अगर नहीं भी लिखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिसको लिखना बहुत जरूरी है, जो आप भूल जाते हो। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेना है, डाल देना है, जो लग रहा है कि भूलते हैं या जिसपे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि न्यूट्रिशन दो तरीके से अचीव हो सकता है। एक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरीके का ऑर्गेनिज्म करते हैं, एक है ग्रीन प्लांट्स और दूसरा है सर्टेन बैक्टीरिया। सारा बैक्टीरिया नहीं, सर्टेन बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है? यूनिसेलुलर तो है, बट ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? याद रखो, नहीं प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इसमें क्या सेल वॉल होता है? सेल वॉल भी, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि 9th पे आपको पढ़ना था। हो सकता है इस पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने रिकॉल करवा दिया है। तो जिन बच्चों को मालूम नहीं है लिख लो कि बैक्टीरिया का सेल टाइप क्या है, तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, लिख लेना है। इसमें सेल वॉल भी अवेलेबल होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन, वही तो कह रहा हूं मैं कि ये मैन टू मैन क्या करेगा, वैरी करेगा। वैरी करेगा कि नहीं करेगा? यहीं पे एक एरो लगाया, लिख दिया प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया का और सेल वॉल है। इन बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स दोनों में ही क्या होता है कि हमारा क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। इस कारण से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शंस करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन बनेगा, साथ में यहाँ पे वाटर के भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप प्लीज यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है इस केमिकल फार्मूला को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करके यहाँ पे H2O भी डाल, फिर बैलेंसिंग का वे भी बदल जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में ठीक से दे रखा है, उसको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? कभी कभी बच्चे एसेंशियल कंडीशन और रॉ मटेरियल को मिक्स कर देते हैं। पूछा जाता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो लिखते हैं वहां पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये भी लिख देते हैं। ठीक है, बट रॉ मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। ठीक है, एसेंशियल कंडीशंस क्या है अगर पूछे तो लिखना है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दोनों क्या है? एसेंशियल कंडीशंस। ठीक है, यशवी समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कितना जानते हो, बट हर एक बार जब बताया जाए तो ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें नया तुमको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नया मिल रहा है उसको ऐड करते रहो। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सारे बच्चे याद रखना, सिंपलर वर्ड्स में बता रहा हूं, सबको याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे। ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं याद होगा, तो ध्यान रखना है और ध्यान से सुन लेना है। और जहाँ पे कुछ भी
लग रहा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आप भी ऐड कर सकते हो, आप भी ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एसेंशियल कंडीशन हो गया सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों केमिकल आपस में रिएक्शंस करेंगे, और रिएक्शंस करके क्या बनाएंगे, तो ग्लूकोज बनाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट आपको ऐड कर लेना है, और ऑक्सीजन बनेगा, और एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, ठीक है। एनर्जी को हमेशा मत समझना कि एनर्जी हमेशा ही किसी न किसी मॉलिक्यूल्स के ही फॉर्म में होता है। पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, एनर्जी ही तो है, इससे एनर्जी मिलता है व्हीकल को, बट ये क्या है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होगा। हमें किस मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलती है, तो एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई केमिकल ही क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी मिल जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, यहीं पे आप ऐड करेंगे, यहीं पे कि इस प्रोसेस को अचीव होने में 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व, 3 स्टेप में होता है। ये 3 स्टेप्स में क्यों बोला गया है, क्योंकि कितने ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ स्टेप्स पहले कर लेते हैं और कुछ स्टेप्स रुक के करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेप्स में हो रहा है। अगर एक प्रोसेस होता और कंप्लीट एक ही स्टेप में होता तो बीच में इंटरप्शन आता क्या, नहीं आता। तो फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। तो पहला स्टेप क्या है, हाँ, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में लाइट एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर एब्जॉर्प्शन वर्ड को अगर हटाना चाहे तो ट्रैप भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और इसको कॉन्साइज करना चाहे कोई भी वर्ड यूज कर। अब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। अब प्रोसेस कैसा है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो प्रोसेस को चलाने के लिए, इस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। कैसा होगा, अगर केमिस्ट्री के बेसिस पे देखा जाए तो ये एनर्जी का टाइप कैसा होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी क्या है, जरूरी है। प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक। और ये पूछा भी गया है, रेस्पिरेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, या एनर्जी इसमें भी रिलीज हो रही है, बट इस प्रोसेस को चलाने के लिए क्या कर सकते हैं कि लाइट एनर्जी की जरूरत ही जरूरत है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे इस एनर्जी को भी हटा ही दो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी को हटा दो, अभी फिलहाल एनर्जी को हटा दो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, एनर्जी को ओमिट करो, डिलीट करो, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाओ, क्योंकि रिस्पिरेशन प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सबके लिए क्या है, एनर्जी किससे मिलेगा, रिस्पिरेशन प्रोसेस से मिलेगा, ठीक है। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक में काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो ग्लूकोज है, जब इसका रिस्पिरेशन होगा ना तब यहां से एनर्जी रिलीज होगी, अभी एनर्जी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा हो गया, इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब क्या है, 3 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। दूसरे स्टेप में क्या क्या, हाँ, और साथ में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 चीजें हो रही है यहाँ पे, एक तो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सीई लिखा है केमिकल एनर्जी के लिए, एलई लिखा है लाइट एनर्जी के लिए, ठीक है। बट इसके साथ एक और भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। H लिख दिया हाइड्रोजन के लिए, O लिख दिया ऑक्सीजन के लिए। अब क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो लास्ट स्टेप में क्या, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, ये इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आपको लिखना पड़ेगा, देयर आर 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। In the first step, light energy is absorbed by the chlorophyll
ठीक है. इन द सेकेंड स्टेप द लाइट एनर्जी is converted from into light energy converted into the chemical energy. साथ में along with the water molecules split up into the hydrogen and oxygen. फिर क्या होगा? तो फिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज टू द ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा. क्योंकि पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एटम थे? तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम थे. ग्लूकोज में जब ये कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन का एटम क्या हो गया? ऐड हो गया. तो ये प्रोसेस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा. तो सबसे लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? यहां पे इस वाले नोट्स में सेग्रीगेशंस करना है. यहां पे गलत लिख दिया, इसको लिखना है रॉ मटेरियल. यही दिक्कत आ जाती है बच्चों को. और इसको लिखना है एसेंशियल कंडीशन. ये कंडीशन, ठीक है. सारे बच्चे इसको घर पे जाके एकदम ठीक से सजा के बढ़िया से बना लेना एक बार. ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, बट ये जब बन जाएगा ना तो देखना कितना कमाल का काम करेगा. आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, डालेंगे इसको. ठीक है, समझ में आई बात? तुम पूछे हो, इसको भी डालेंगे. वो इसको सिर्फ मारने वाला बात को कट करके हटा देंगे. ठीक है ना? शुरुआत गलत हो गई, तो शुरुआत में जो थोड़ा बहुत है ग्लिच उसको हटाएंगे. ठीक है, क्या नहीं, सनलाइट को बोला गया है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. जिस दिन सन डिसअपियर हो गया उस दिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. क्योंकि सब में किसकी एनर्जी है? हम में, तुम में, पेड़ पौधे में, हर एक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किसकी एनर्जी? लाइट की एनर्जी है. कुछ तो डायरेक्टली इस एनर्जी को हार्नेस कर रहा है, ले रहा है, अब फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. कुछ इनडायरेक्टली, जैसे हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, फिर सनलाइट की एनर्जी हमें जाती है. ठीक है, समझ में आ गया? सनलाइट लिख लो. अगर यहाँ पे तो सनलाइट लिखा ही हुआ है, यहाँ पर भी सनलाइट लिख लो. ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. इस पूरे लिटरेचर में कुछ एक्टिविटी भी इन्वॉल्व, और उस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो इसमें पहली एक्टिविटी जो है हमारी वो है 5.1. ठीक है, 5.1 में क्या हम लोग प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि क्लोरोफिल क्या है? नेसेसरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए. कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, तो वेरिजेटेड लीफ प्लांट लेंगे. ऐसा प्लांट लेंगे जिसमें क्या हो? अलग, यानी कि ग्रीन पैचेस भी हो पत्तियों पे और दूसरे पे पैचेस हो. अब क्या करना है? उसको ट्रेस कर लेना है. उसको क्या करना है? ट्रेस पेपर पे रखना है और उसको ट्रेस कर लो कि कहाँ पे ग्रीन पैचेस हैं और कहाँ पे येलो है या रेड पैचेस है. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों का कलर सिर्फ हरा ही नहीं होता है, उस पे पैचेस भी होते हैं. जैसे क्रॉटन का प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है. ठीक है, तो ऐसे पौधे की पत्तियां लेनी है और उसको पहले ट्रेस पेपर पे रख के क्या कर लेना है? ट्रेस कर लेना है. ट्रेसिंग में क्या इंश्योर करना है? जो ग्रीन पैचेस है उसको मार्क कर लेना है. ठीक है, मार्क कर लिया. अब क्या करो? उस पॉटेड प्लांट को पहले रखो आप डार्क रूम में जहां पे सनलाइट नहीं. कितने दिनों तक रखोगे? तो 2 से 3 दिन तक. इसमें क्या होगा? जो स्टोर्ड स्टार्च है वो धीरे धीरे उसको क्या कर लेगा? प्लांट कंज्यूम कर लेगा. अब उसके अंदर में कोई भी स्टार्च नहीं अवेलेबल. ठीक है, अब क्या करो? आप उस पौधे को डालो सनलाइट में. सनलाइट में डाल दिया. सनलाइट में डालने के बाद उसके एक पत्ती को प्लग करो, तोड़ लो और उस पर आयोडीन टेस्ट करो. करने से तुमको होगा क्या कि जहां जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे क्या आएगा? ब्लू या ब्लैक पैचेस आ जाएंगे. अब उसको कंपेयर करके देखो जो ट्रेसिंग की हो कि कहां कहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है. क्योंकि ब्लू और ब्लैक पैचेस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कहां कहां पे स्टार्च है. तो आप ये देखोगे कि जहां जहां पे ग्रीन कलर का पैच था वहीं वहीं पे ब्लू कलर का क्या बना है? पैच बना है. ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. दूसरी एक और भी एक्टिविटी है जिसपे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है 5.2, जिसमें ये प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. उसके लिए क्या करना है? फिर से 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, गमला में लगाया हुआ पौधा लेना है. उस
पॉटेड प्लांट्स को क्या करना है, फिर से 2 से 3 दिन तक क्या करना है, डार्क रूम में रखो, सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट जार में, जो ट्रांसपेरेंट हो उसमें बंद कर देना है, ठीक है। और जार में ये ध्यान रखना है कहीं से एयर इंटर ना कर जाए, ठीक है। दोनों पॉटेड प्लांट को डालना है। अब ट्रांसपेरेंट जार लेना है, क्यों, क्योंकि सनलाइट तो जाना चाहिए वहां तक। अब एक जार में, ठीक है, दोनों को जार में डाल दिया, एक जार में, एक चाइना डिश में, ठीक है, आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, ठीक है। क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखना है। अब क्या होगा कि जिसमें आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे हो उसकी एक पत्ती तोड़ो, और जिसमें नहीं रखे हो उसकी एक पत्ती तोड़ो, और फिर से आयोडीन टेस्ट करो। आप देखोगे कि जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उस वाले पॉटेड प्लांट के पत्तियों में आपको स्टार्च की अवेलेबिलिटी नहीं दिखेगी, ठीक है। बट जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था उसमें क्या है, दिख जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है, सबको रिकॉल करो। हर एक चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। केमिस्ट्री में बहुत सारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट ऐसा मत समझना कि स्पंज के जैसा है, पानी को स्पंज जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या कर लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शंस करने के कारण नया कंपाउंड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अनअवेलेबल रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की अनअवेलेबिलिटी के कारण, ये बहुत बार पूछा गया है, एकदम से अवेयर हो जाओ, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते थे, तुमको थोड़ी पता चलता। बच्चों को क्या पता चलेगा, जब टीचर बताता है तो बच्चों को पता चलता है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं स्किप कर देता, मैं आगे बढ़ जाता, तुमको लगता है ये परफेक्ट है, ठीक है ना। तो परफेक्ट क्या है ये अभी तुम जज नहीं कर पाओगे, परफेक्ट तब तुम जज कर पाओगे जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे, और जो टीचर बताया है जो चीजें उसको यूज कर लोगे, तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे, तो लगे हाँ टीचर ने कुछ काम का बताया था वो हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो जो बता रहे सुनो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से नहीं सुनोगे, ये दोनों एक्टिविटी आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, यहीं पे कहीं पे लिख देना है, 2 बॉक्सेज बना लेना, ठीक है। एक में लिख देना कि वो यहाँ पे क्लोरोफिल लिख देना, और एक में लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, हेडिंग डाल के यहीं पे लिख देना, ज्यादा लगे। हाँ, सॉल्ट कैसा बनेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है ना, तो पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है ना, सॉल्ट बना देगा, ठीक है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अनअवेलेबिलिटी होगी उस वाले जार में जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, बट उस वाले जार में अवेलेबिलिटी होगी जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। क्योंकि अगर यहाँ पे गमला में प्लांट आपने लगाया है ऐसे करके, ये गमला है इसमें प्लांट है, ठीक है, तो इसमें एयर भी होगा, एयर होगा कि नहीं, तो पहले जो एयर अवेलेबल है उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा और स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेगा। बट इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ तक आपको ठीक ढंग से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझ लेना। अगर यहाँ तक इतना जितना मैंने बताया उतना याद कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से नहीं छूटेगा, ठीक है, छूटना ही नहीं, क्योंकि यही आता है, इतना ही पूछा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इससे कम भी नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा बहुत है, ज्यादा का कोई अंत नहीं है पढ़ाई में, एक एक टॉपिक पे पूरा का पूरा बुक है लिखा हुआ, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचो, ये देखना है कि किस एग्जामिनेशन के लिए कितना पढ़ना है। चलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बेसिक डेफिनेशंस को तो बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे को। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को क्या कर ले, ले अगर एकदम से
रॉ वर्ड्स में यूज करके बोले तो यही बोलेंगे। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और वो अलग अलग टाइप से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अचीव करते हैं। इन सब में खाना वो दूसरे से ही लेते हैं, खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब कहोगे ह्यूमन बीइंग तो खाना बनाता है अपने किचन में, तो खाना बनाता नहीं, खाने को प्रोसेस करता है। खाना तो ऑलरेडी बना के पौधा देता है, ठीक है, उस खाने को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चेंज करते हो। वैसे भी खा लो तो आप ठीक रहोगे। सो वी आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग कैसा है, हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, अब 3 तरीके के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। फिर से अलग अलग तरीके के हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनका बॉडी डिजाइन भी क्या है, अलग अलग है। सो फूड एनर्जी को गेन करने का वे भी क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हमने 3 तरीके से बांटा है, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 वे से अचीव हो सकता है। एक है होलोजोइक, तो हम लोग क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है हम लोगों का। एमीबा क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, फिर क्या है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइट्स वैसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या कर ले, फूड एनर्जी ले ले। जो मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर डेड हो गया है, डेड रिमेन्स है, वो डिके भी कर रहा है। तो डिके कौन कर रहा होगा, उसको सिंपलर बैक्टीरिया डिके कर रहा होगा और उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा होगा। और उसी कन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स को अगर कोई ले ले तो वो उसको क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहेंगे। जैसा कि फंगी में होता है, जैसा कि ईस्ट में होता है। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या डाइजेशन सेप्रोफाइट्स के अंदर हो रहा है, इस पे क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में इसमें भी नहीं होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है इसको। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ले रहा है। अब जुएं हमारे बाल में क्या पीती है, तो हमारा ब्लड, ब्लड के अंदर में क्या है, तो हमारा डाइजेस्टेड फूड, उसको डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे बाल में जो जुएं हैं वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे लिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कर रहा है। कुछ प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइटिक, जिसमें कसकटा आ जाता है, हिंदी में कहते हैं अमर बेल। वो देखोगे डीएलएफ इधर वाले रास्ते पे जाओगे ना, तो देखोगे किसी किसी पेड़ के ऊपर में एक लत्ती सब चढ़ा हुआ है और वो थोड़ा सा येलो कलर का होगा, पीला होगा। ठीक है ना, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि उस ग्रीन प्लांट्स के न्यूट्रिशंस को चुरा लेता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को चुरा लेता है, समझ में। तो इस तरीके के वे ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको कसकटा में, लीच में, ठीक है, देखा गया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में एमीबा और ह्यूमन बीइंग आता है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैसे करते हैं। तो एक डायग्राम है, ठीक है, उसको यहाँ पे बनाना है, कहीं पे स्पेस दे के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अमीबा किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ फंडामेंटल स्टेप्स हैं जो हमेशा ही इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करे, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करे। तो पहले क्या होगा, सबसे पहला होगा इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड को क्या कहते हैं ना, एसिमिलेशन तो होता है यूज ऑफ फूड, इंजेशन, इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड हो गया। अब फूड को खाने के बाद क्या करते हैं, डाइजेशन। अरे एब्जॉर्प्शन कहाँ चलेगा, डाइजेशन। इसके बाद क्या करना है, खाने को डाइजेस्ट करना है। डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, फूड का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। सिंपलर मॉलिक्यूल्स का भी मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको हमारा शरीर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि खाना तो जो खाए हो वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में खाने को होना चाहिए। अगर उस फॉर्म में डायरेक्टली खाना दे दिया जाए तो डाइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। बट अगर उस फॉर्म में खाना नहीं है, हमारे सराउंडिंग में भी जो भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, अगर उस फॉर्म में नहीं है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम उस मॉलिक्यूल्स को उसके बॉडी के अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग कह रहे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया। तो दूसरा स्टेप है, पहले इंजेशन है। ठीक है, इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेस्ट हो गया खाना, अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब खाना एब्जॉर्ब हो गया तो टारगेट पूरा हो गया क्या, फिर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
जो न्यूट्रिएंट्स तुमने अचीव लिया है उसको बॉडी क्या करेगा, यूज करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो तुम भाषण दे देना 5 मिनट, नींद टूट जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, मैं वहां बैठ जाऊंगा आराम से। ठीक है, 1-2 मिनट तो दे ही दो, नाम वाम पता बता के चले जाना। ठीक है, एक्टिवेट हो जाओ भाई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन करने के बाद क्या होगा, ठीक है, इजेशन होगा, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हर एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो अगर एमीबा भी न्यूट्रिशन कर रहा है तो कुछ इसी तरीके से कर रहा हो। तो एमीबा के सेल में एक खासियत है, क्या खासियत है कि वो अपने सेल के शेप को चेंज कर सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये खासियत नहीं होती है, हर एक सेल में ये खासियत नहीं होती है, बट ये खासियत किस बॉडी पे वो एक टेम्पोररी प्रोजेक्शन जनरेट करता है। उस टेम्पोररी प्रोजेक्शन को कहते हैं स्यूडोपोडिया। कैसा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन। कौन से दो वर्ड है, स्यूडो एंड पोडिया। स्यूडो का मतलब टेम्पोररी और पोडिया का मतलब फीट। अब इसमें क्या है, स्यूडोपोडिया से क्या करता है, सुनो, एक तो वो मूव करेगा, दूसरा खाने को इनगल्फ भी करेगा, क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, उसके पास डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं है बेचारे के पास, कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो उसी स्यूडोपोडिया से वो मूव करेगा और जैसे ही खाने को सेंस करेगा, स्यूडोपोडिया को डेवलप करके उसको क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, इनगल्फ करने के बाद फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही इनगल्फ करेगा तो उसका स्यूडोपोडिया क्या होगा, आपस में फ्यूज होगा। कैसा स्यूडोपोडिया डेवलप करता है, तो अमीबा का डायग्राम हर एक बच्चे को आता है। क्यों, क्योंकि उसका शेप क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो जैसे ही बना दो तुम्हारा अमीबा सही है। प्रोरी प्रोजेक्शन को थोड़ा सा और ऐसे करके एक्सटेंड करके ऐसे करके क्लोज कर देता है। ठीक है, यहां से ये गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा फूड वैक्यूल्स। क्या बनेगा, फूड वैक्यूल्स, एक खाली स्थान। वैक्यूल्स का मतलब तो खाली जगह, तो इस खाली जगह में क्या है, खाना है। अब क्या करेगा, ये एंजाइम सेक्रेट कर देगा फूड वैक्यूल्स में, ऐसे करके एंजाइम सेक्रेट हुआ। ये एंजाइम क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ध्यान दे दो यार, 2 मिनट तो बैठा हुआ है उसमें भी। ठीक है, तो क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ये एंजाइम क्या करेगा, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब कोई भी मटेरियल किसी भी सेल में कैसे जाता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू चला जाता है। तो ये सारा का सारा खाना, इसका कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल क्या है, ज्यादा है, इनसाइड द सेल क्या है, कम है, क्योंकि ये खाना तो यूज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली। तो ये खाना डिफ्यूज होकर कहाँ चल जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। फिर इसको क्या कर लेगा, ये अमीबा यूज कर लेगा। ठीक है, और इसके बाद जो वेस्ट बचेगा ये फूड वैक्यूल से ही बाहर थ्रो कर देगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। समझ में आई बात? तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे यहाँ ध्यान दोगे, बात नहीं करना है। ठीक है, आपस में बात नहीं करना है, मेरे से पूछना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। ठीक, तो अभी तक जो हमारे क्लास में, इस क्लास में जो डिस्कशंस हुआ है लाइफ प्रोसेसेस में, यहाँ पे हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के बेसिक डेफिनेशंस को समझ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में डिटेल में डिस्कशंस की और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा। और उसी ड्यूरेशंस में हम लोग ने होलोजोइक न्यूट्रिशंस के भी बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें एमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, या ह्यूमन बीइंग की बॉडी में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जरा हम लोग ओपन कर लेते हैं और फिर वहां से चीज़ों को ठीक से समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग चले आएंगे अपने PYQ पे रिटर्न यहाँ पे। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक, तो आप देखोगे कि पूरा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जब आप देखोगे तो इस सिस्टम को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। ठीक है, एक तो रास्ता है जिससे होके हमारा फूड क्या है, ट्रेवल कर रहा है। दूसरा, इस रास्ते में
या रास्ते के बाहर ग्लैंड्स हैं। कुछ तो ग्लैंड्स ऐसे हैं जो इस रास्ते में ही है, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, स्टमक के अंदर है। बट कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो इन रास्तों में नहीं है, इन रास्तों के बाहर है, जैसे हमारा लीवर है, हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है। तो अगर पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो यहाँ पे या तो एक रास्ता है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल कह सकते हैं, और दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स है। दूसरा क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स। इसी एलिमेंट्री कैनल में वो सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे जो कि एलिमेंट्री कैनल के ही पार्ट है। एसेसरी ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स हैं जो इस कैनल के रास्ते में नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेजर कंपोनेंट से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। अब अगर एलिमेंट्री कैनल को हम लोग देखें तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इस पूरे एलिमेंट्री कैनल को अगर हम लोग देखें जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले तो हमारा क्या है, बकल कैविटी, ठीक है। कैविटी है जहाँ से हम लोग फूड क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। यहाँ से हमारा एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है और कहाँ तक चला जाता है, एनस तक चला जाता है। अब इसके हर एक पोर्शन का अलग अलग नाम है। जैसे कि बकल कैविटी के बाद और स्टमक के बीच में का जो रास्ता है उसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कह सकते हो। इसके आगे देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको स्टमक कहते हैं। स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्दर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो इस तरीके से पूरा हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनल है। अब एसेसरी ग्लैंड्स में हमारा एक तो आ जाएगा पेनक्रियाज, दूसरा आ जाएगा लीवर, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब डिटेल में ये समझते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो फंक्शन करता है। तो हम लोग बड़े वाले डायग्राम में चलते हैं। अब क्या है, यहाँ से डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। पहले इस बकल कैविटी के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले अपने इसको हिंदी में कहें तो मुंह है हमारा, ठीक है ना, ठीक। अब इस बकल कैविटी में किस तरीके से, तो इस बकल कैविटी में देखोगे कि एक तो टंग है, ठीक है, दूसरा क्या है कि टिप्स है, ठीक है, दांतों का क्या है, ग्रुप है पूरा, ठीक। और यहीं पे देखेंगे ऊपर में और नीचे में ऐसे करके यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड्स भी है जो कि सलाइवा का सेक्रेशन करता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, आ जाइए प्रभु, ठीक है। तो जैसे ही आप फूड को इंटेक करते हो तो आपका टंग क्या करता है, इसको रोल करता है, इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमारा सेट ऑफ टीथ, अब सेट ऑफ टीथ में भी अलग अलग तरीके के टीथ, जैसे कि सबसे पीछे वाला हमारा जो टीथ है उसको मोलर कहते हैं। इसके बाद प्री मोलर आ गया, फिर कैनाइन आ गया, फिर हमारा इंसीजर आ गया, ठीक है। तो इंसीजर का काम क्या है, चीजों को काटना, काटेगा वो, सिर्फ और सिर्फ काट सकता है, उसके आगे का चीज कर सकता है क्या, कैनाइन और कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ काट सकता है। तो जो तुम्हारा खाना है, जो तुम्हारा फूड पार्टिकल है, उसको वो काट के छोटा कर देगा थोड़ा। अब क्या है, फूड पार्टिकल में हमारा कुछ ऐसा भी फूड हो सकता है जो थोड़ा सा टफ हो, उसको फाड़ना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कैनाइन है, ठीक है। एक ऊपर में, एक नीचे में, फिर एक ऊपर में, एक नीचे में, यानी कि 4 हो गए, 4 कैनाइन टिथ है। अब ये क्या करता है, चीजों को फाड़ने के काम में आता है। अब जो हमारा खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तो हो गया, अब उसको और टुकड़ों में और पार्टिकल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। तो उसमें रोल आ जाता है हमारा प्री मोलर और मोलर टिथ का। ये खाने को पीसता है, ग्राइंड करता है अच्छे तरीके से, खाना हमारा ग्राइंड हो गया, ठीक है। ग्राइंड होने के बाद हमारा जो ये सिलेवरी ग्लैंड है ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो ये सेंसेशंस तो चला ही जाएगा कि हमारे मुंह के अंदर में क्या फूड पार्टिकल है, तो हमारा ब्रेन सिलेवरी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि सलाइवा का सेक्रेशन करो। अब ये सलाइवा का सेक्रेशन क्या करेगा, खाने को सॉफ्ट कर देगा एक तो, ठीक है। दूसरा, इस सलाइवा के अंदर में एक केमिकल होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं, और ये सिलेवरी एमाइलेज खाने का के अंदर के स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर देगा।
अब शुगर और स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये हमारा क्या है, सिंपलर फॉर्म है। बट ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा स्टार्च यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। खाना हमारा सॉफ्ट हो चुका है और खाने के अंदर का जो स्टार्च है कंपोनेंट वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। अब खाना हमारा जब इसको सॉलो करते हैं तो खाना हमारा इसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। अब इसोफेगस में खाना अपने आप ही ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ आएगा, तो इस पूरे ही गट में इस पूरा पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है, इसमें एक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कुछ इस तरीके का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, तो कुछ इस तरीके का वेव लाइक यानी कि इफेक्ट जनरेट होता है और इसी मोशन को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक। और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण खाना हमारा ट्रेवल करता हुआ स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। खाना स्टमक में पहुंच गया तो खाने का सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने का सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, फैट डाइजेस्ट होता है या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, तो उसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब खाना हमारा कहाँ पहुंच गया है, स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में क्या होगा, तो स्टमक के वाल पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरीके के का सेक्रेशन करता है। क्या सेक्रेट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। बट ये जो पेप्सिन है इसका एक्शन कब होगा, जब खाना हमारे एसिडिक मीडियम में हो, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के मीडियम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 फंक्शन है, एक तो खाने के मीडियम को चेंज करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन है कि खाने के साथ में जो हार्मफुल बैक्टीरिया इंटर कर गया है उसको किल कर देना, ठीक है। बट ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है और इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कि हमारे स्किन को बर्न कर सकता है। तो इस HCl के एक्शन से बचाने के लिए हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस का सेक्रेशन करता है और ये म्यूकस ये स्टमक के इनर लाइनिंग को बर्न होने से बचाता है, ठीक है। हमारा खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है और स्लोली मूव भी कर रहा है ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो एग्जिट पॉइंट है, स्टमक का एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे एक मसल्स है जिसको हम लोग स्फिंक्टर मसल कहते हैं, ठीक है। ये स्फिंक्टर मसल्स खाने को धीरे धीरे करके इस तरीके से पुश करता है। खाना पुश होके हमारा धीरे धीरे स्लोली, ऐसा फास्टली नहीं आ रहा है यहाँ से फटाक से खाना आ गया, बहुत स्लोली खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। तो खाना हमारा पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, क्योंकि ये स्लोली मूव भी कर रहा है तो कुछ पार्टिकल अनडाइजेस्टेड भी आगे गए होंगे या नहीं। अब ये खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया। अब देखो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारा लीवर। लीवर का साइज क्या है, हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा है। ये क्या सेक्रेट करता है, तो बाइल जूस का सेक्रेशन करता है और ये बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा रहता है, ठीक है। और ये यहाँ से जो बाइल है ये देख रहे होंगे कि इसका जो एक ट्यूब है वो जाके कन्वर्ज हो रहा है, आगे जाके मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, जहां खाना हमारा एग्जिट कर रहा है हमारे स्टमक से वहीं पे, तो खाने के अंदर में ये बाइल जाके मिल जाएगा। अब क्या बाइल खाने के किसी भी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, नो, किसी भी कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं करता है, सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है, किसी नहीं डाइजेस्ट छोटा करता है, डाइजेस्ट नहीं करता। डाइजेस्ट का मतलब होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो ये बाइल पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं सारी चीजें हिंट कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को बताने का कारण है। मैं तो बोल देता कि बाइल ये करता है, ठीक है ना, बाइल का ये फंक्शन है,
बट मैं ये बता रहा हूं साथ में कि बाइल खाने को सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बदलने में, कन्वर्ट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो बाइल का दो फंक्शन है, खाने के का मीडियम जो कि पहले बेसिक था, इसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना, ठीक है, साथ में फैट को इमल्सिफाइड करना। क्या करना? इमल्सिफाइड करना। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो फैट के लार्ज ग्लोबुल्स है उसको स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, नहीं कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस फैट को हम लोग कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। जो फैट हमारा स्मॉल ग्लोबुल्स में कन्वर्ट हुआ है वो अभी भी फैट है, फैट मॉलिक्यूल्स ही, ठीक है, बट वो अब हो चुका है इमल्सिफाइड, यानी कि जो उसका लार्ज ग्लोबुल्स था वो स्मॉल ग्लोबुल्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यहीं पे देख रहे हो लीवर के नीचे में एक दूसरा ग्लैंड्स भी है हमारा, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। ये पेनक्रियाज ग्लैंड थोड़ा सा यूनिक ग्लैंड है, इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड के भी कैटेगरी में रख सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो तरीके के एंजाइम को सेक्रेट करता है और ये एंजाइम डक्ट के थ्रू खाने में जाके मिल जाता है, ठीक है। कौन सा दो एंजाइम है? तो एक है लिपेज और दूसरा है ट्रेप्सिन, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब साथ में ये इंसुलिन का भी सेक्रेशन करता है, बट इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ करता है? डायरेक्टली ब्लड में करता है, इसीलिए इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो हमारा पेनक्रियाज क्या सेक्रेट कर रहा है? तो दो तरीके के एंजाइम सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक एक हमारा लिपेज कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? ट्रैप्सिन कर रहा है। ट्रैप्सिन को हम लोग ने टी से रिप्रेजेंट किया है, लिपेज को एल से किया, ठीक है, समझ में आई बात? ट्रैप्सिन क्या करता है? तो ट्रैप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है या प्रोटीन को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करता है। वहीं लिपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में पेनक्रियाज में एमाइलेज का भी जिक्र है, बट अभी हम लोग, हाँ, एमाइलेज का भी जिक्र करता है, वहां पे लिखता है कि एमाइलेज का भी सेक्रेशन होता है, बट जो हमारी एनसीईआरटी बुक है वहां पे यही दो एंजाइम के बारे में लिखा हुआ, तो अभी हम लोग वहीं पे कंसंट्रेट करेंगे, देखेंगे 10 ईयर में क्या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट है या जो जितना एनसीईआरटी बुक में मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनफ है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। अभी चलते हैं ना आगे, अभी आगे पहुंचे कहाँ है? अभी खाने को तो आगे पहुंचने दो, कहानी आगे गई नहीं, पीछे की कहानी में सोच रहे हो आगे तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हमारा ये जो पेनक्रियाज है वो क्या कर रहा है? खाने के दो कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, एक प्रोटीन है, दूसरा फैट। फैट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? तो लिपेज कर रहा है, और हमारा प्रोटीन को कौन कर रहा है? ट्रेप्सिन कर रहा है, ठीक है। खाना साथ में मूव भी कर रहा है, क्योंकि इस पूरे गट में क्या मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि खाना, और ये थोड़ा सा ये बड़ा भी है कंपैरेटिव, क्यों? क्योंकि खाने को ट्रेवल करने में टाइम लगे, और टाइम लगेगा तो इसका कंप्लीटली क्या होगा? डाइजेशन भी होगा। अगर ये बहुत ज्यादा छोटा होता है इसके कंपैरिजन में ये काफी बड़ा है, छोटे एरिया में है बट बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, और लेंथ इसका क्या है? इन दोनों से को जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ताकि खाने को पूरा टाइम मिल सके डाइजेस्ट होने के लिए। अब क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे ही इंटेस्टेनियल ग्लैंड्स होते हैं, और वो इंटेस्टेनियल ग्लैंड्स खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और खाना हमारा फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? तो प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? तो ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से खारा सारा का सारा खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा, ठीक है। अब क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है,
जिसको कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या है? प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर क्या है? विलस। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? विलाई है। अब ये विलाई क्या है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसमें ब्लड क्या होता है? भरा हुआ होता है, इस कारण से इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है? जब खाना हमारा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट होगा तभी ये खाने को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है? इसके पहले अगर खाना यहाँ पर है भी अवेलेबल तो ये इस विलाई के थ्रू क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, यहीं पे रहना है दिमाग। आए क्यों भाई? दिन दिन तो इतना सुहावना है, इतना अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, सो एंजॉय करो, सोना भी तो बहुत अच्छी बात है। दिन बहुत अच्छा है, कितना शानदार दिन बीता है। ठीक है? और अभी बीत भी रहा है। अभी तो क्या क्या आने वाला है, अभी 3-4 घंटों में कुछ हो सकता है, मिरेकल हो जाए लाइफ में। हाँ हाँ, क्या हो जाए क्या पता है। हाँ, अगले सेकंड क्या होना है नहीं मालूम है ना, तो अच्छा ये उम्मीद रखो। कहीं नहीं बदल जाएगी, 3 घंटे में बदल जाती है भाई, 1 मिनट में बदल जाती है। जब मेरे को जॉब मिला ना 1 मिनट पहले जॉब नहीं था और 1 मिनट के बाद जॉब हो गया, तो अब कैसे? तो सुनो, एंटीसिपेशन नहीं था, एंटीसिप कहने का मतलब हो जाता है। ठीक है? तो अच्छा सोचो, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का विलाई होता है और ये खाने को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब खाना का जितना भी न्यूट्रिशन है ये हमारे ब्लड में आ गया। ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर रहा है? घूम रहा है, और यहाँ दे दो ध्यान, और घूम घूम के क्या कर रहा है काम? सेल तक जो भी चीजों की जरूरत है वहां तक उन सारी कंपोनेंट्स को पहुंचा रहा है। साथ में सेल के अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको ले जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक दे आ रहा है। तो यहाँ से जो विलाई में जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, ये अब हमारे हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। अब हमारा पूरा का पूरा खाना तो डाइजेस्ट नहीं हो गया होगा, कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बच गए होंगे। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहां से क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। ठीक है? इंटर कर गया। अब क्या है? ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इसके अंदर में कुछ सॉल्ट भी होते हैं, एक्सेसिव वाटर भी होता है। ठीक है? तो ये वाटर को क्या कर लेता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? एसेंशियल सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अनडाइजेस्टेड जो फूड है या वेस्ट मटेरियल है वो हमारे रैक्टम में क्या है? स्टोर रहता है और एनस से बाहर आ जाता है। एनस में भी हमारा क्या है? स्फिंक्टर मसल से अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में सारा का सारा खाना क्या है? डाइजेस्ट होता है। समझ में आ गया? हाँ अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है, सही बात है। चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कवर कर लिया। ठीक है? अब आगे बढ़ते हुए